दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ वन स्टॉप गाइडेंस फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जिनका भी मई 26 में सीए फाइनल का अटेम्प्ट है। मैंने इस वीडियो में हर पॉसिबल स्टूडेंट की प्रॉब्लम को कंसिडर कर लिया और उसके साथ मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ। सीए फाइनल की तैयारी सब कर लेते हैं, पर कोई सही तरीके से आपको गाइड कर दे तो क्लियर होने की हमारी चांसेस बहुत बढ़ जाती हैं। दैट्स द ओनली पर्पस एंड इंटेंशन बिहाइंड दिस यूट्यूब चैनल एंड द टेलीग्राम ग्रुप विच इज ऑल्सो मैंशनड इन द डिस्क्रिप्शन। तो अगर आपको कोई भी बकवास ना सुन के प्योर क्वालिटी डिस्कशन करना है तो प्लीज़ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, प्लस आप यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे को ये सब बोलना नहीं आता, बट अगर आप करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए और मेहनत करने के लिए। कुछ चीज़ें आपको मैं बता देता हूँ इस वीडियो में। मैं सारी ही पॉसिबल सिचुएशंस कंसिडर कर रहा हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट हैज़ टू बी डन डिफरेंटली फ्रॉम जनवरी 26 अटेम्प्ट, स्टडी मटेरियल एंड रिसोर्स को लेकर हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए, हाउ टू डील विद प्रैक्टिकल एंड थियोरी सब्जेक्ट्स, आपका स्टडीज डेली स्टडी स्केड्यूल क्या होना चाहिए, हाउ टू अचीव 8 to 10 hours इफेक्टिव एवरी सिंगल डे, the decision regarding group 1 group 2 or both the groups, study planner for next 90 days, how to deal with the subject of IBS, मॉक टेस्ट को लेकर हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए। IBS के बारे में मैं स्पेसिफिक डिस्कशन करने वाला हूं, तो प्लीज सुन के जाना। ऑनेस्ट एडवाइस फॉर जनवरी 26 अटेम्प्टीज जिनने भी जनवरी 26 में अटेम्प्ट दे दिया और अब अनश्योर है मई 26 अटेम्प्ट को लेकर, तो उनके लिए एक स्पेशल एडवाइस है मेरी तरफ से। एंड डोंट, इफ यू डोंट फील लाइक स्टडिंग एंड इफ यू आर नॉट एबल टू मेंटेन कंसिस्टेंसी, तो ये भी मैं कवर करने वाला हूँ इसी वीडियो में। प्लीज स्टे टिल दी एंड। कोई मार्केटिंग नहीं होने वाली, तो आपको सिर्फ प्योर कंटेंट मिलने वाला है एक जेन्युइन पर्सन की तरफ से। अ लिटिल बिट अबाउट माई सेल्फ, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होंगे शायद इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे जिन्होंने मेरे पुराने वीडियोज नहीं देखे होंगे। आई एम सी ए राघव बूब, आई एम अ May 24 क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। आई हैव डन माई आर्टिकलशिप फ्रॉम KPMG इन द स्टैट्यूटरी ऑडिट डोमेन। पिछले 1.5 साल से 2 साल से मैं सीए फाइनल और सीए इंटर स्टूडेंट्स को गाइड और मेंटोर कर रहा हूँ। सितंबर 25 अटेम्प्ट के बाद जनवरी 26 अटेम्प्ट के लिए मैं काफ़ी सारे यूट्यूब पे वीडियोस लेकर आया विद रिगार्ड्स गाइडेंस एंड स्ट्रैटेजीज, स्टूडेंट्स का सर्टिफाइड कॉपी एनालिसिस। तो बहुत लोगों को उससे हेल्प हुई है और अब आप इस जर्नी में मेरे साथ जुड़ सकते हैं। एंड वी विल डेफिनेटली मेक श्योर कि आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट आपका लास्ट अटेम्प्ट हो। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस लास्ट 90 डेज डिटेल्ड सर्वाइवल स्ट्रैटेजी, वेरी रियलिस्टिक। सबसे पहले हम कुछ भी डिस्कशन करें, एक बात सुन के जाओ, अभी भी टाइम है दोस्तों, सुधर जाओ। सीए एग्जाम्स आर चेंजिंग। जनवरी 26 एक ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। इससे घबराना नहीं है, इससे डरना नहीं है, पर अपने आप को प्रिपेयर कर लेना है। इसी से हम हमारा पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। व्हाट हैज़ टू बी डन डिफरेंटली आफ्टर द जनवरी 26 अटेम्प्ट? वॉच माई यूट्यूब वीडियो ऑन जनवरी 26 ऑल सब्जेक्ट्स एनालिसिस एंड लर्निंग। सबसे पहला काम मैं आपको ये बोलूँगा, ये वीडियो देखो, क्योंकि इसमें मैंने सारी ही सब्जेक्ट्स जो जनवरी 26 में आए, जो पेपर्स आए, उनका एक डिटेल एनालिसिस किया है। पेपर्स देखकर, स्टूडेंट्स के फीडबैक लेकर, जेनेरिक बातें नहीं कि नहीं नहीं डिफिकल्ट था, नहीं ईजी था। अंदर डिफिकल्ट था तो क्यों था, क्यों बच्चों को डिफिकल्ट लग रहा था, हमको कैसे हमारी प्रिपरेशन चेंज करनी है या बेटर करने की ज़रूरत थी। तो एक बार वो सुनना आपके लिए ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड कि भाई आईसीआई का माइंडसेट अब किस तरफ जा रहा है। सेकंड, देयर हैज़ टू बी नो चेंज इन योर प्रिपरेशन। आप जैसी तैयारी कर रहे हो बिल्कुल ठीक कर रहे हो, पर अपनी माइंडसेट और अप्रोच को ठीक कर लो। अगर आपका माइंडसेट थोड़ा भी कैजुअल रहने वाला है, तो अब आपको वो पुराना अप्रोच नहीं चलने वाला। आपको समझना पड़ेगा, आप सीए फाइनल एक बहुत बड़ा प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे हो, और इसमें ये डिग्री लास्ट स्टेप, ये डिग्री फाइनली उठाने के लिए, सीए फाइनल क्लियर करने के लिए ना बहुत मेहनत लगने वाली है। 90 डेज़ का एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिरी के 45 डेज़ में बत्ती जागे उससे पहले आज ही अपने आप को अवेयर कर लो। सब सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, अगले 90 दिन पूरी तरीके से लगना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, स्टडी मटेरियल और रिसोर्स से लेकर हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए। अब ये बात ध्यान से सुनो। सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूँ कि मई 26 की ना न्यू मॉड्यूल्स आ चुकी हैं। यानी आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, पुरानी मॉड्यूल जो थी तो आपको एक बार तो नई मॉड्यूल्स रेफर करनी पड़ेंगी। ब्रॉडली मैंने सारी मॉड्यूल्स देखी और उससे समझ आया कि डीटी आईडीटी में तो ऑफकोर्स अमेंडमेंट्स आ गए हैं, बिकॉज फाइनेंस एक्ट चेंज हुआ है डीटी के अंदर। एफ आर ए एफ एम एंड ऑडिट, ये जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स हैं, इसके अंदर क्वेश्चंस बहुत सारे ऐड हुए हैं। और वो क्वेश्चंस कौन से ऐड हुए हैं? वही क्वेश्चंस जो पिछले 3-4 अटेम्प्ट में आरटीपी और एमटीपी में नए क्वेश्चंस थे और स्टडी मटेरियल में या पास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में नहीं पूछे हुए थे। उन्हीं पे क्वेश्चंस को जो अभी पिछले इतने दिनों में रोटेट हुए हैं, कुछ पेपर्स में आए एक्चुअली मई 24 अटेम्प्ट से लेके सितंबर 25 अटेम्प्ट तक, उन्हीं क्वेश्चंस को आईसीआई ने अपने स्टडी मैट में ऐड किया है। तो एज सच कुछ बहुत डिफरेंट नहीं है, पर हमको एक बार डिटेल में जाके समझना जरूर पड़ेगा कि भाई कुछ एक्स्ट्रा कम ज़्यादा है कि नहीं, बिकॉज ऑटोमेटिकली कोई भी नया एडिशन है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सेकंड इंपॉर्टेंट डिस्कशन, डीटी आईडीटी के जो अमेंडमेंट्स हैं उसको लेकर बहुत हवा बनी हुई है कि एफ आई फाइनेंस एक्ट चेंज हो चुका है, हमको अब नए लेक्चर्स लेने पड़ेंगे। एक बात सुनो, आप लोग सबसे पहले ना एक अमेंडमेंट वीडियो देखो यूट्यूब पर।
अमेंडमेंट वीडियोज़ डालने लग गए डीटी की फैकल्टीज़, एंड फॉर्चुनेटली हमारे पास अच्छे डीटी फैकल्टीज़ हैं जिन्होंने वीडियोज़ डाल दिए हैं। तो आप पहले वीडियोज़ देख के समझो कि कितनी डेप्थ ऑफ अमेंडमेंट्स है। क्यों इसलिए मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आप नए लेक्चर्स पे इमीडिएटली स्किप मत करो या नई बुक्स पे इमीडिएटली स्किप मत करो। उसका बहुत सिंपल कारण ये है कि आपकी सारी मार्किंग्स आपकी पुरानी बुक में होंगी, एंड दोज़ मार्किंग्स विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो अंडरस्टैंड द स्टैचर और द लेवल एंड द नंबर ऑफ चेंजेस विथ रिगार्ड्स अमेंडमेंट्स. If there are too much, then probably you will need to buy a new book. Otherwise, you can incorporate all those amendments in the form of an additional booklet. So इसका ध्यान रखो कि DTIDT में अमेंडमेंट्स को लेकर हमको कैसे अप्रोच रखनी है। नेक्स्ट, आपका कोई भी वन ट्रस्टेड फैकल्टी है ना, उसके नोट्स उठाओ और उस पर स्टिक करो। एक काम करना है आपको, बस उसको ICS स्टडी मैट से ना आपको अलाइनमेंट कर लेना है। ये एक स्टूडेंट का काम होता है, आपको खुद का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, प्लस यही सही अप्रोच है कि हम लोग किसी भी फैकल्टी के मटेरियल को एक बार मैट से अलाइन कर लें, स्टडी मैट से, ताकि कंफर्ट आ जाए, और दैट्स द राइट अप्रोच। नेक्स्ट, अवॉइड द मटेरियल शॉपिंग ट्रैप। इधर से थोड़ा उठा लिया, उधर से थोड़ा उठा लिया, इस फैकल्टी का ये उठा लिया, उस फैकल्टी का वो उठा लिया, एंड में हमारे पास बहुत सारा कंटेंट हो गया। अब थोड़ा इधर से थोड़ा उधर से, तो क्या थोड़ा पैनिक आता है, थोड़ा रकस आता है। इमीडिएटली आपको अभी तो कंफर्टिंग लग रहा होगा, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा आपको वो दिक्कत महसूस होने लगेगी। तो आज मेरी बात मानो, अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक ना हो तो अपना फैकल्टी बिल्कुल भी मत बदलना, जो भी मटेरियल आपने देखा उसको बिल्कुल ही मत बदलना। एंड एक चीज़ आपको ध्यान बता देता हूँ मैं, दो चीज़ों का स्पेसिफिकली ध्यान रखो। आपके जो फ्रेंड्स पास हो गए, उन्होंने जो मटेरियल यूज़ किया, आपको अरे ये इसने ये मटेरियल यूज़ किया, मैं इससे ये पास हो गया, मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ, ऐसा नहीं होता है। हर जने की अप्रोच अलग होती है, हर जने का कंफर्ट अलग होता है, और हर जने की मेहनत अलग होती है। कोई मटेरियल आपको पास नहीं कराता, आपके स्टूडेंट के एफर्ट आपको पास कराते हैं। दूसरा, फैकल्टी क्या मार्केटिंग करेंगे कि देखो हमारे स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्स देखो आप, वो कितना अच्छा लग रहा है उनको मटेरियल। इन रिस्पॉन्सेज़ के चक्कर में भी आप एक फोमो में मत पड़ जाना कि लोग, इतने बच्चों को अच्छा लग रहा है, मैंने इनका मटेरियल देखा नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है। फैकल्टी इज़ द ओनली वे फॉर मार्केटिंग फॉर देम इज़ शोइंग देम कि स्टूडेंट्स पास हुए। हाउएवर उसी फैकल्टी के इतने सारे बच्चे फेल हुए होंगे, पर कोई उसके बारे में ज़िक्र नहीं करेगा। तो नथिंग रॉन्ग अबाउट फैकल्टीज़ और स्टूडेंट्स, बट सिंपली दैट आपको खुद को असेस करना है व्हाट मटेरियल सूट्स यू, बिकॉज़ ऑलमोस्ट ऑल फैकल्टीज़ नाउ इन द इंडस्ट्री नो हाउ थिंग्स आर वर्किंग। तो हर जने का मटेरियल सही है, आपको डिसाइड करना है आप किसके साथ कंफर्टेबल हो। फोकस ऑन कंसेप्ट बुक्स, ये हमारी जनवरी 26 की सबसे बड़ी लर्निंग थी कि आपका क्वेश्चन बैंक या कंपाइलर्स पे फोकस हटके सिर्फ कंसेप्ट्स पे आ जाना चाहिए फोकस। डीप डेप्थ में जाके कंसेप्ट समझने हैं हमको, कोई भी कंसेप्ट ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ने। अच्छा ओके टिक या सिर्फ परसेंटेज, अरे परसेंटेज है तो इक्वल टू है कि कम है कि ज़्यादा है कि किस पे एप्लीकेबल है, कि पास्ट पे है कि फ्यूचर पे है, क्या पूरा खोदना पड़ेगा आपको एक एक टॉपिक, क्यों है कैसे है। सिर्फ ऊपर ऊपर से ओके इसका ये होगा इसका ये होगा, ऐसे ऐसे नहीं होती पढ़ाई। तो हमको डेप्थ में जाके कंसेप्ट समझने पड़ेंगे, और क्वेश्चंस में आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे ना ICS स्टडी मैट के क्वेश्चंस कर लेना है। और मैं हमेशा बताता हूँ कि एक ट्रबल मंत्रा है कि कभी भी आपको लगे सिलेबस बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, हमारे पास टाइम नहीं बचा, क्या करें कैसे करें, तो आपको सिर्फ ICS स्टडी मैट के क्वेश्चंस कर लेने हैं। आप RTP MTP वगैरह के क्वेश्चंस भूल जाओ। ऑलरेडी स्टडी मैट में आप तो क्वेश्चंस बढ़ा दिए हैं फ्रॉम दिस अटेम्प्ट, क्योंकि आपके May 26 के अंदर अटेम्प्ट के अंदर मॉड्यूल्स भी नहीं आ गई है। एंड फाइनली द अल्टीमेट पर्पस इज वी नीड टू कंसाइज द नोट्स फॉर 1.5 डेज। अब इसमें क्या है ना, हमको नोट्स कंसाइज करना है 1.5 डेज। फैकल्टी हमको ऑलरेडी 1.5 डेज के नोट्स कंसाइज करके दे दे और हमको हलवा हमारे सामने रख दे, और हम सोचे नहीं नहीं हम तो ये पढ़ के चल जाएंगे 1.5 डेज के लिए। ये एक डिजास्टरस अप्रोच है, ये एक आलस भरी अप्रोच है, जो आपको एक प्रोफेशनल CA की डिग्री कि आपको हकदार नहीं बनाती। आपको उसी कंटेंट को वो कितना भी हो, खुद पढ़ पढ़ के अंडरलाइन कर करके मल्टीपल बार रिविजन करके उसको कम करना पड़ता है। कुछ चीज़ों को आपको डबल स्टार मार्क, ट्रिपल स्टार मार्क करके इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में डालना पड़ता है। बार 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 खुद करके वो चीज़ समराइज होती है, ना कि बनी बनाई कोई क्रिस्प दे दे कि भाई ये लो 1.5 डेज का मटेरियल। इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट, हाउ टू डील विथ प्रैक्टिकल एंड थ्योरी सब्जेक्ट्स। सिंपल रामबाण फॉर ऑल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। मेरे को ये नहीं सुनना सर हमारे पास टाइम नहीं, कैसे करें। द ओनली वे टू डील विद प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स इज रिटन प्रैक्टिस। टाइम कम पड़ रहा है तो सिर्फ एक हेल्प कर रहा हूँ, ICS स्टडी मैट के सारे क्वेश्चंस लिखित में हो जाने चाहिए मिनिमम एक बार, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 बार। ऑडिट नहीं की जाती प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के। अपन सोचे कैलकुलेटर लेके अच्छा, कैलकुलेटर लेके अच्छा अच्छा बराबर है बराबर है, सोल्यूशन देख के अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, क्या है, सब लोग को आलस आता है करने में क्वेश्चन, और टाइम कम होता है तो लगता है सर कैसे करेंगे। बट आलस तो साइड में रखना पड़ेगा, और समझना पड़ेगा इस कोर्स में मेहनत करनी पड़ती है। तो पेन पेपर उठा के प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, वरना एग्जाम में जाओगे और बोलोगे बस सर ऑलमोस्ट समझ आ गया था, करा हुआ भी था प्रैक्टिस में, पर एग्जाम टेंशन में याद नहीं है। अरे अगर हाथ से निकाला हुआ क्वेश्चन 1 से 2 बार, तो वो क्वेश्चन आप भूल ही नहीं सकते हो। इस बात को ध्यान रखना। थ्योरी के लिए आपको एक ध्यान रखनी है बात, आपको क्यूमुलेटिव रिविजन करना पड़ेगा, डेली करना पड़ेगा, या फिर आपको एक एक्स्ट्रा रिविजन करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा रिवीजन थ्योरी के अंदर रिक्वायर्ड है, बिकॉज थ्योरी में रिटेन ज़्यादा करना पड़ता है। कंसेप्चुअल चलो समझ लेते हैं, बट रिटेंशन ज़्यादा होता है। इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, कोई रामबाण तरीका नहीं है। ऑडिट में सबको दिक्कत आती है, किसी को याद नहीं होता, सबको बोरिंग भी लगता है। अब क्या करें,
हमको एक एक्स्ट्रा रिवीजन डालना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव रिवीजन डालना पड़ेगा। और एक बात ध्यान रखो, यूट्यूब के वीडियोस हमको सपोर्ट करने के लिए होते हैं। अगर उसी को वेरी बेस ऑफ प्रिपरेशन बना दिया कि बार बार यूट्यूब वीडियो पे टीचर बोलता रहेगा और हम सुनते रहेंगे, अच्छा अच्छा, और हमको लग रहा है हमारी थ्योरी अच्छी हो गई, तो आपकी थ्योरी अच्छी नहीं होने वाली। आपको सेल्फ स्टडी ज़्यादा करनी पड़ेगी, विच मीन्स एक बार फैकल्टी का मटेरियल देखने के बाद उसी चीज़ को अगर आपने, या वीडियो देखने के बाद आपने उसी चीज़ को बार बार सेल्फ स्टडी नहीं किया, तो एग्जाम में जाके याद नहीं आया पॉइंट्स, अरे सर मेरे को याद आ गया था, इस पेज के राइट में था, इधर था, पर है ना पॉइंट रिकॉल नहीं हुए, खुद से किए ही नहीं थे, फैकल्टी की भी को हाँ 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 कर रहे थे। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। और ऑडिट के अंदर स्पेसिफिकली, या फिर कह लो थियरी सब्जेक्ट के अंदर, अपन को एक मॉक टेस्ट लिखना ही लिखना है, क्योंकि अपनी थियरी में स्पेसिफिक राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होगी, तो सिर्फ एक मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस भी हो जाएगी तो इनफ है। तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में तो लिखित में प्रैक्टिस, थियरी सब्जेक्ट में क्यूमुलेटिव रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट इज अ मस्ट, जो कि 99% स्टूडेंट्स अवॉइड करते हैं, मिस कर देते हैं, मन नहीं करता देने का। नेक्स्ट मॉक टेस्ट पे मैं अलग से आ रहा हूँ, पर अपन लोग एक बार अलग और चीज़ों डिस्कस कर लेते हैं। डेली स्टडी शेड्यूल एंड हाउ टू अचीव 8 to 10 आवर्स इफेक्टिव एवरी डे। देखो, मैं बहुत बड़ा कोई ज्ञानी आदमी नहीं हूँ, कोई बड़ा बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, टेड टॉक्स वगैरह में नहीं जाता, पर एक बहुत प्रैक्टिकल बात जो मैंने खुद की मेरी लाइफ में अप्लाई करी वो आपसे शेयर करता हूँ। अगर आपके साथ वर्क करे तो प्लीज़ उसको अपने रूटीन में ढालना, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। 7 घंटे बिंदास सो जाओ, 5-6 घंटे सोने की जरूरत नहीं, 7 घंटे की मस्त नींद लो। 1 घंटे में आपका ब्रेकफास्ट एक्सरसाइज हो गया, 1 घंटे में आपका रोज लंच हो गया, 1 घंटे में आपका रोज डिनर हो गया, 1 घंटे और निकाल दिए आपके डेली कोर्स के लिए, नहाना धोना वगैरह वगैरह वगैरह, घूमना फिरना। अभी भी आपके पास ना दिन में 3 से 4 घंटे हैं फॉर योर कॉल्स, फॉर योर मोबाइल, फॉर योर रिफ्रेशमेंट, फॉर एनी अदर थिंग दैट यू वांट टू डू, मे बी वॉचिंग अ मूवी। बट इसके बाद हमको रोज़ 9 से 10 घंटे की स्टडी सिटिंग निकालनी, ताकि 8 घंटे की इफेक्टिव स्टडी हम कर पाए। सीए कोर्स है, हल्के में मत लेना, और जनवरी 26 के बाद तो बिल्कुल भी मत लेना। इतने ही सारे बच्चे हैं, हज़ारों लाखों बच्चे हैं हर साल, जो सिर्फ 140s, अगर 150 का टोटल निकालना होता है तो 140s 130s में अटकते हैं, अगर 300 का टोटल निकालना होता है तो 270s 280s 290s पे अटकते हैं। और रिग्रेट इतना बड़ा चीज़ है ना, अभी अवॉइड करो, सैक्रिफाइस आज से करो। एक बार एग्जाम हो जाता है ना, फिर मज़े ही मज़े हैं, ट्रस्ट मी। नेक्स्ट, अब हमको डिसीजन कैसे लेना है कि सर हम ग्रुप 1 दें कि ग्रुप 2 दें कि दोनों ग्रुप दें। तो अब ध्यान से सुनो मेरी बात। अगर आपको बोथ ग्रुप्स देने हैं, अगर आपको बोथ ग्रुप्स देने हैं, तो आप सिर्फ तभी देना अगर आप स्टडी लीव में हो या फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन कर रहे हो, यानी आपका और कोई दिमाग जीवन में और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी का टेंशन ना हो, आपको सिर्फ एक ही फोकस है कि मुझे मेरा नेक्स्ट अटेम्प्ट देना है। एंड इफ यू आर एबल टू स्टडी फॉर मिनिमम 7 to 8 आवर्स इफेक्टिव एवरी डे स्टार्टिंग टुडे, अभी से नहीं कर रहे थे तो अगर आपसे आप 7 से 8 घंटा रोजाना निकाल सकते हो और स्टडी ली फुल फ्लेजेड फेज में हो, तो दोनों ग्रुप्स की तरफ जाना। दूसरा, अगर आपकी क्लासेस जो हैं वो, अगर आपका रिवीजन स्टार्ट हो गया है तो बेस्ट है। अगर आपकी क्लासेस जो हैं वो मैक्सिमम एक सब्जेक्ट्स की, या फिर कह लो 2 सब्जेक्ट में आधा बचा हो, 1.5 सब्जेक्ट हो, तो ही हमको बोथ ग्रुप्स की तरफ जाना है। वरना हमको बोथ ग्रुप्स का प्लान ड्रॉप करके, अगर हमारे पास कोई अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या फिर अपन मैक्सिमम दिन में 4 से 5 घंटा ही पढ़ पाते हैं, तो हमको सिंगल ग्रुप पे ही रहना है। अगर हमारी जो क्लासेस हैं वो अभी तक शुरू ही नहीं हुई है, या जस्ट शुरू हुई हैं, या आपकी पेंडिंग पड़ी हैं 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स की क्लासेस, तो आपको सिर्फ सिंगल ग्रुप के लिए अपीयर करना चाहिए। यूजुअली पहले एक एडवाइस देता था मैं स्टूडेंट्स को कि आप ग्रुप 2 पहले दो, बट क्योंकि आईबीएस अब आ गया है, आप लोगों को सीए फाइनल में पहले अपना ग्रुप 1 ही टारगेट करना है। इफ़ यू हैव टू मेक अ डिसीजन ऑफ यू हैव टू गिव फॉर ग्रुप 2 और ग्रुप 1, टारगेट ग्रुप 1। लालच में मत आना कि डीटी और आईडीटी और आईबीएस तो अपन संभाल लेंगे, आईबीएस कोई हल्का पेपर नहीं रह गया है, बता देता हूँ। नेक्स्ट, हाउ टू डील विद आईबीएस आ गया, आपका फेवरेट क्वेश्चन, द क्वेश्चन ऑफ द आर आफ्टर द जनवरी 26 अटेम्प्ट, जिस क्वेश्चन का सबसे ज़्यादा ट्रॉमा है, आईबीएस कैसे हैंडल करें। बहुत ध्यान से सुनो बात, ट्राइड एंड टेस्टेड है, बहुत स्टूडेंट से बात करने के बाद, पेपर्स देखने के बाद, एनालाइज करने के बाद ही बता रहा हूँ। मैंने खुद ने भी आईबीएस का पेपर दिया है, तो मैं समझ सकता हूँ आपकी फीलिंग्स। अगर आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हो तो ट्रस्ट में, एक मेरी बात सुनो, सिर्फ 5 सब्जेक्ट से फोकस करो, यू कैन स्टिल स्कोर 60+ इन आईबीएस। 5 सब्जेक्ट्स को अच्छे से कर लो। लॉ कॉस्टिंग जो है, या आईबीएस की केस स्टडी सॉल्विंग जो है, वो अपन इंडेक्सिंग का जो अपन को काम करना है, और जो एक मॉक देंगे अपन, वो अपन 1.5 डेज में दे लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे 5 सब्जेक्ट स्ट्रांग होंगे, तो हम लोग 60+ का एम कर सकते हैं आईबीएस में। ठीक है, तो हमको अलग से आईबीएस के लिए कोई टाइम नहीं निकालना। दोनों ग्रुप में तो बिंदास करो तैयारी अपनी, चलती हुई 5 सब्जेक्ट की, आईबीएस मैनेज हो जाएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब है जब आपका सिर्फ ग्रुप 2 है। तो सिर्फ एक बात सुन लो मेरी, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर 60+ इन डीटी एंड आईडीटी, इसका कोई तोड़ नहीं है। आपको मिनिमम 60 स्कोर करने के लिए पूरा जाना ही पड़ेगा डीटी आईडीटी के अंदर। और आईबीएस में हमको दिमाग से एक मेंटली अपने आप को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, कन्विंस करना पड़ेगा कि भाई आईबीएस में 40 आ जाए बहुत है। मेनली मैं डीटी आईडीटी में कवर करने वाला हूँ, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आपको अपना मटेरियल फाइनल करना पड़ेगा आज ही। एफआर एएफएम ऑडिट का, कॉस्टिंग और लॉ के अंदर आईसीएम मॉड्यूल्स आर द बेस्ट। तो आप लोग पहले अपना मटेरियल फाइनलाइज कर देना,
उसके बाद इंडेक्सिंग फाइनलाइज करना है आज ही के दिन। मतलब आपका DT-IDT का बचा होगा सिलेबस, बट आप लोगों को पहले IBS की तैयारी कैसे करनी है मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। और ये हमें क्यों करवा रहा हूँ मैं आपसे आज, क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप इन सब्जेक्ट्स, बचे हुए 5 सब्जेक्ट्स पढ़ सको DT-IDT के अलावा, ठीक है? तो हमको क्या करना है, हमको रोज़ाना की 2 केस स्टडी सॉल्व करनी है एवरी सिंगल डे। देयर इज़ नो अल्टरनेटिव। एवरी डे टिल एग्जाम्स इट विल टेक मैक्सिमम 1 आवर ऑफ योर डे। अगर आपने 2 केस स्टडीज रोल सॉल्व कर ली, बहुत सारी, करीबन 100 के ऊपर केस स्टडीज आ चुकी हैं हमारे पास IBS की। अगर आप केस स्टडी डाइजेस्ट उठाओ, MTPs उठाओ, RTPs उठाओ, बहुत सारी केस स्टडीज़ का भंडार है हमारे पास, और हमको उन केस स्टडीज़ को प्रैक्टिस करना है। उससे क्या होगा, 2-3 फायदे आपको बता देता हूँ। पहले तो एक रियलिस्टिक सिचुएशन पैदा होगी, क्वेश्चन देखते ही अपन आंसर हंट करेंगे अपने मटेरियल में, कुछ मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा। प्लस अपन लोग क्योंकि सारे ही सब्जेक्ट्स की तैयारी कर रहे होंगे उस IBS के अंदर, सारे ही सब्जेक्ट्स को ढूंढ रहे होंगे, तो धीरे धीरे के कंसेप्ट्स अपन को ग्रास्प होने लगेंगे। धीरे धीरे के अपन का कंसेप्ट्स और अलग अलग टॉपिक्स के साथ फेमिलियर होने लगेंगे। दैट्स द ओनली वे। आप पढ़ाई करके नहीं क्रैक कर सकते। तो अपन लोग इतनी सारी केस स्टडी सॉल्व कर लेते हैं कि अपन को पूरे ही सिलेबस का एक जेनरिक आइडिया पड़ जाए, या वर्स्ट केस में अपन को पता हो कि भाई कहाँ से नंबर डिराइव किए जा सकते हैं। 2 केस स्टडीज एवरी डे, इसका कोई तोड़ नहीं है। 1 आवर ऑफ योर डे विल गो टू IBS दिस वे। कोई अलग से स्पेसिफिक प्रिपरेशन नहीं करनी है। अब आते हैं हमारा क्या स्टडी प्लानर 60 डेज़ की हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए। ध्यान से सुनो मेरी बात। मैंने ना डेट वाइज नहीं गया हूँ। डेट वाइज भी अगर आप कहो तो मुझे बताना कमेंट्स में, मैं डेट वाइज पे भी चला जाऊँगा, बट क्योंकि सबकी तैयारी अलग अलग होती है, किसी का कब खत्म हो, किसी का कब खत्म होगा, इसलिए मैं इमीडिएटली डेट पे नहीं गया हूँ। आपको कैसे अपना खुद का प्लानर बनाना है उसके लिए कुछ सेट बातें आप समझ लो। सबसे पहली बात, ये मॉक टेस्ट नाम का शब्द जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, या कह लो पसंद है, सब जो बोल चुके हैं, आपको कभी जीवन में लगेगा ही नहीं कि यार मेरी तैयारी पूरी हुई है, मैं मॉक टेस्ट दे देता हूँ। कभी नहीं होगा इस जीवन में। पूरी CA फाइनल की प्रिपरेशन में नहीं होने वाला आपके साथ ऐसा। बट एक बात मेरी समझ लो कि मॉक टेस्ट हैज़ टू बी गिवन आफ्टर एवरी सिंगल रिवीजन। इवन इफ ओनली 75-80% ऑफ द सिलेबस इज डन, आप लोग अपना मॉक टेस्ट दो, अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ आगे बढ़ जाओ। 80% कोर्स क्वालिटेटिवली करना और उसको टेस्ट करना इज मोर इंपॉर्टेंट देन 100% कोर्स की कवरेज करना। ये CA का प्रोफेशनल कोर्स है, ठीक है? जो आपका सेकंड रिवीजन है, फर्स्ट रिवीजन होने के बाद आपके फर्स्ट रिवीजन में अगर 10 दिन लगते हैं, तो आपके सेकंड रिवीजन में 50-60% टाइम लगना चाहिए, विच इज़ ऑलमोस्ट 5 to 6 डेज। अगर आप सोचो कि मैंने पहला रिवीजन तो 10 दिन में किया, नेक्स्ट रिवीजन में 3 दिन में कर लो, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो रियलिस्टिक प्लानर बनाना। आपका फर्स्ट रिवीजन के बाद सेकंड रिवीजन में 50 से 60% टाइम लगना चाहिए, सेकंड रिवीजन की कंपैरिजन फर्स्ट रिवीजन की कंपैरिजन में। और अगर आप थर्ड रिवीजन कर रहे हो, तो थर्ड रिवीजन में आपका 50 to 60% टाइम लगना चाहिए सेकंड रिवीजन की कंपैरिजन में। एक और चीज़ हमें जो ध्यान रखनी है, जो हमारा लास्ट रिवीजन होगा, विच इज़ ऑलमोस्ट थर्ड रिवीजन फॉर मोस्ट ऑफ यू, वो हमें ट्राई करना है कि हम लीस्ट पॉसिबल डेज में दें, 2 दिन या मैक्सिमम 3 दिन के अंदर, सो दैट वी आर प्रिपेयर्ड फॉर 1.5 डेज की लीव। वरना क्या होगा, 3 दिन में आपने तैयारी कर रखी होगी अपनी लास्ट रिवीजन की, 1.5 डेज में ना फटेगा सब कुछ। सब लगेगा इतना सारा है, कैसे करेंगे, पैनिक गेम खराब करेगा। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स का पैनिक ही गेम खराब करता है, और एक पेपर डिफिकल्ट आ जाए उसके ट्रॉमा में प्लस पैनिक आपका, क्योंकि सिलेबस इतना लंबा है, वो डिजास्टर कर देगा। फिर अपन को नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है? फर्स्ट पेपर में ही एक्सेप्शन अलाउड है। फर्स्ट पेपर में आपको 1.5 डेज का स्ट्रेस नहीं लेना, बिकॉज फर्स्ट पेपर में अपन 5 दिन लगा के आराम से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है? मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट्स एट अ टाइम। वैसे तो मैं रेकमेंड करता हूँ आप एक सब्जेक्ट उठा के एक सब्जेक्ट कंप्लीट करो, नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आगे जाओ। पर क्योंकि इस लोगों को थ्योरी मुश्किल लगती है इंडिविजुअली पढ़नी, तो थ्योरी और प्रैक्टिकल का कॉम्बिनेशन लगा के आपको पढ़ना है। पढ़ना कैसे, उसका एक तरीका सुन लो मेरी बात, क्योंकि आप सोचोगे कि सर मॉक टेस्ट कैसे दें अगर 2 सब्जेक्ट साथ में पढ़ रहे हैं। सुनो, अगर आप FR की तैयारी कर रहे हो, 10 दिन आपने FR के लिए दिए हैं, तो आपको क्या करना है ना, आपको शुरुआत के 6 दिन तो FR और ऑडिट कॉम्बिनेशन में पढ़ना है। उसके बाद आपको अगले 3 दिन सिर्फ FR पढ़ना है, और 10th डे पे आपको, यानी 6 डेज़ हमने FR AFM कॉम्बिनेशन, FR ऑडिट कॉम्बिनेशन में पढ़ा। अगले 3 दिन में हमने प्योरली सिर्फ FR पढ़ा, और 10th डे पे हमने FR का टेस्ट दिया। नेक्स्ट डे पे हम लोग AFM ऑडिट को कॉम्बिनेशन में उठा लेंगे, 6-3-1। वैसे ही हम लोग फिर अलग से 5 दिन निकालेंगे ऑडिट के लिए, कि भाई ऑडिट को हमने कॉम्बिनेशन में तो पढ़ लिया, अब ऑडिट को इंडिविजुअली पढ़ के ऑडिट का टेस्ट देंगे। इस तरीके से हमको तैयारी करनी होती है। अगर आपको समझ आए तो ठीक, वरना इस पर मैं डिटेल प्लानर और डिटेल डिस्कशन करने ही वाला हूँ। तो अभी आप फिलहाल इस तरीके से समझ लो कि आपको 2 सब्जेक्ट्स को एट अ कॉम्बिनेशन उठाना है, उससे ज़्यादा नहीं उठाना है। अब प्रैक्टिकल बात, क्या डेडलाइन्स रखनी है खुद के लिए? अप टू 28 फरवरी आपको ट्राई करनी है कि आपकी सारी क्लासेस कंप्लीट हो जाए। अगर आप फर्स्ट रिवीजन कर रहे हैं, तो आपकी फर्स्ट रिवीजन, फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट हो जाए, अगर आप बोथ ग्रुप्स की तैयारी कर रहे हो। इसके बाद आपको 57 डेज़ मिल जाएंगे आपकी प्रिपरेशन के लिए, फॉर सेकंड एंड थर्ड रिवीजन, या फर्स्ट एंड थर्ड सेकंड रिवीजन। तो आपको ध्यान रखना है 28 फेब तक हम लोग ट्राई करेंगे हमारी एटलीस्ट क्लासेस कंप्लीट हो जाएँ, या फिर हमारी फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट हो जाए। अगर आपका सिर्फ सिंगल ग्रुप है, तो आपके पास 15th मार्च तक की थोड़ी सी लिबर्टी है, ताकि आपके पास 42 डेज रहे अपने बचे हुए रिविजन्स के लिए, एंड यू हैव टू ट्राई टू कंप्लीट योर क्लासेस एंड फर्स्ट रीडिंग बाय 15th ऑफ मार्च। अब ध्यान से सुनो, वी नीड टू प्लान एटलीस्ट 3 रिविजन्स। 3 रिविजन से कम में हम नहीं जाने वाले, फॉर एवरी सब्जेक्ट
टिल 26th ऑफ अप्रैल। इसमें आपको एक छोटा-सा केविएट क्या है कि 1 रिविजन लेस फॉर द फर्स्ट पेपर, यानी अगर एफआर का पेपर है आपका, इज़ फाइन सिंस यू विल हैव एक्स्ट्रा डेज़ एंड टाइम फॉर इट, बिकॉज़ आप शुरुआत में एफआर में 5-6 दिन लगा के ही फर्स्ट पेपर की तैयारी कर लेना, तो अगर आपका थोड़ा कम टाइम मिला एफआर के लिए तो चल जाएगा। दिस इज़ अ डेडली सर्वाइवल, बिकॉज़ आप आगे-आगे जाते जाओगे, आपकी जो भी डेडलाइन्स होंगी वो बिगड़ेंगी, टूटेंगी, तो अपन को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो अपन इस तरीके से एक हेल्दी कॉम्प्रोमाइज़ कर पाएँगे एफआर में, जहाँ पे अपन एग्ज़ाम से पहले उसको ज़्यादा टाइम दे देंगे। ठीक है? नेक्स्ट इज़ मॉक टेस्ट द मोस्ट बोरिंग टॉपिक, एंड सब जने बोल चुके हैं, रैंकर्स भी बोलते हैं, फैकल्टीज़ भी बोलते हैं, पर आप लोग मत सुधरना। जीवन में कभी भी तैयारी पूरी नहीं होगी मॉक टेस्ट की, मॉक टेस्ट देना पड़ेगा हमको। आईसीए का मॉक टेस्ट इनफ है क्या? जी हाँ, बिल्कुल इनफ है आईसीए का मॉक टेस्ट। आप बोलोगे सर पर आईसीए के मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस तो एग्ज़ाम में रिपीट ही नहीं होते। एक बात समझो, आपको है ना मॉक टेस्ट का सही पर्पस मैं बताता हूँ पहले। आप लोगों को पर्पस नहीं पता मॉक टेस्ट का, आपको लगता है कि मॉक टेस्ट वो सही है जहाँ पे मॉक टेस्ट के दिए हुए क्वेश्चन एग्जाम में रेप्लिकेट हो जाए। जी नहीं, ये तो तुक्का है, ये तो किस्मत की बात है। ये जो ऐसे कोई मार्केट करते हैं अपने आप को, तो वो बिल्कुल गलत मार्केटिंग, इसके ट्रैप में मत फंसना आप। एक बात समझ लो, मॉक टेस्ट का पर्पस ये है कि आप अपने आप को 3 घंटे में टेस्ट करते हो। जो क्वेश्चन हमने पहले ही देख रखे हैं, क्या उन क्वेश्चंस को हम एग्जाम में बना पा रहे हैं? क्या एक आध दो नए क्वेश्चंस आ रहे हैं वो हम कर पा रहे हैं? क्या हमारा टाइम मैनेज कर पा रहे हैं? क्या 3 घंटे हमारे एक पेन पेपर पे हाथ चलता है, या हम लोग गिव अप कर देते हैं, या हाथ दुखने लग जाता है? हर पॉसिबल तरीके से एग्जाम सिचुएशन का स्ट्रेस टेस्ट करने के लिए मॉक टेस्ट बना होता है। बिकॉज तैयारी होती रहेगी, 3 घंटे में एग्जीक्यूट जो कर पाएगा वो सीए बन जाएगा। दैट्स द पर्पस ऑफ मॉक टेस्ट। इसलिए आईसीए का कोई भी मॉक टेस्ट 1-2 अगर आपके पहले रिवीजन कंप्लीट हो जाता है, तो आप जनवरी 26 का MTP 1 या MTP 2 उठाकर सॉल्व कर लेना, और उसके बाद सेल्फ एनालिसिस कर लेना, सेल्फ इवैल्यूएशन कर लेना। क्या होगा ना, अभी आप मॉक टेस्ट के अंदर क्या करते हो, मॉक टेस्ट सीरीज कहीं से तो ले लेते हो। आई एम टेलिंग यू हाउ मॉक टेस्ट सीरीज बिजनेस वर्क्स इज, यू ओनली 30% ऑफ स्टूडेंट्स एक्चुअली गिव द टेस्ट। अरे जिसकी लेनी है लो, पर या तो टेस्ट तो पूरे दो भाई, आपके लिए बनी हो टेस्ट सीरीज। आप सिर्फ 30% लोग टेस्ट एक्चुअली में देते हैं, 70% लोग टेस्ट लेके रख लेते हैं। आई एम टेलिंग यू, अभी भी देखो, आप टेस्ट लेके जोश जोश में ले लोगे और कभी टेस्ट दे नहीं पाओगे। टेस्ट लो, जिसका भी लेना है लो, अगर खुद करना है तो खुद का लो, एमटीपी सॉल्व कर सकते हो, सेल्फ इवैल्यूएशन कर सकते हो, पर टेस्ट दे दो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, ऑनेस्ट एडवाइस फॉर एवरीबडी जिसका भी जनवरी 26 का अटेम्प्ट था जो दे चुका है, इट्स हाई टाइम यू एनालाइज योर पेपर्स। मन नहीं करेगा, दिमाग खराब होगा, सर अभी तो हमारा मस्ती का टाइम है, सब कुछ होगा, पर थोड़े से भी अनश्योर हो बिकॉज पेपर ट्रिकी थे। स्टार्ट योर प्रिपरेशन बाय फेब्रुवरी। एंड अनश्योर, कि हम पता नहीं सर अनश्योर है हमारे अटेम्प्ट के लिए, इट्स नो स्ट्रैटेजी, डिज़ास्टर है, तब जाके रिग्रेट करोगे, 1.5 महीने का गैप आ जाएगा। थोड़ा खुद को बांध लो, पास हो गए तो अच्छा है, पर अगर नहीं हुए तो एटलीस्ट टेंशन में तो नहीं जाएंगे कि अपनी स्टडीज़ से बिल्कुल टच ही छूट गया। प्लीज़ इस बात को सीरियसली ना, मन को नहीं भाएगी, बहुत मुश्किल एक्सेप्ट करना, मैं समझ सकता हूँ, बट दैट्स द ओनली वे। नो, डोंट फील लाइक स्टडीइंग, डोंट फील लाइक स्टडीइंग, हाउ टू मेंटेन कंसिस्टेंसी, द बिगेस्ट क्वेश्चन ऑफ द आवर एंड द लास्ट क्वेश्चन। सिर्फ एक बात सुनो, पहले तो मैंने एक इस पर वीडियो बना रखा है, वो वीडियो ज़रूर देखना, वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा। अब है ना, ये रियल मोटिवेशन है ना, ये हम आएंगे 30 डेज मोटिवेशन, डू दिस दैट और सी बन जाओगे, ये वो यूट्यूब पे 10 वीडियो आएंगे, एक दिन का पुश देगा, 2 दिन का पुश देगा, टेम्परली आज 1-2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ लोगे, कुछ नहीं होना इससे। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, और इसको लिखना बंद कर दो, बिकॉज आपको अंदर से वो इंटरनल मोटिवेशन लाना पड़ेगा। आपको अपने पेरेंट्स दिमाग में सोचना है, आपको खुद की आफ्टर लाइफ सोचनी है, किसी और के लिए प्रूव करना है, खुद के लिए करना है, खुद की लाइफ सोचनी है, जीवन के आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। मस्त मेरी तरह ज्ञान देना दुनिया को, मज़ा आ जाएगा, और इस मज़े के लिए ना आपको बहुत सारा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ये कोई इसका कोई सोल्यूशन नहीं, मेंटेन कंसिस्टेंसी। कोई आके हाथ पैर उठा के आपके पेन नहीं चलवाएगा, कोई नोट्स नहीं खुलवाएगा। और एक लास्ट बात सुन लो, पूरे दिन यूट्यूब पे खोलकर रिविजन वीडियो चलाने को पढ़ाई नहीं कहते हम। पढ़ाई वो होती है जहाँ पर हम खुद सेल्फ स्टडी करते हैं। यूट्यूब इज़ ओनली फॉर योर गाइडेंस। अगर आपको मेरा कुछ भी कंटेंट अच्छा लगता हो, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए यूट्यूब चैनल, लाइक करिए, मुझे अच्छा लगेगा। एंड इस बार हम लोगों को May 26 को लास्ट अटेम्प्ट बनाना है, साथ में हम लोग लगे हुए हैं। आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई बकवास नहीं होगी, प्योर क्वालिटी डिस्कशंस होंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी और गाइडेंस चाहिए हो, आप इस यूट्यूब के कमेंट्स में लिखो या टेलीग्राम पे लिखो। मेरा प्योर फोकस यही है कि आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट, लास्ट अटेम्प्ट बताऊँ विथ ऑनेस्ट गाइडेंस। जनरल जो यूट्यूब पे ज्ञान है वो सब बोलने का मेरा मन नहीं है। आई होप दिस वीडियो हेल्प ऑल ऑफ यू। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।